मैं थोड़ा दो और आपसे, एक तो आप बजट पे जैसा आप आज का जो भी हुआ उस पर टिप्पणी करिएगा, लेकिन मैं एक चीज और कहूं, ये ओम बिरला जी कहां गायब हो जाते हैं? ये रोज आप देखिए क्वेश्चन आवर खत्म होता है गायब हो जाते हैं। मतलब अगर स्पीकर है, मैं पहली बार देख रहा हूं कि स्पीकर अपना आसन छोड़ के गायब रहता है, पूरे टाइम गायब रहते हैं। फिर जब कहीं कोई फंसता है बीजेपी वाला या वो कोई विपक्ष को रोक नहीं पा रहा होता, तब फिर आते हैं। तो एक तो जरा मैं इस पे आपसे समझूं कि स्पीकर साहब कहां गायब हो जाते हैं। दूसरा, ये मोदी जी कहां गायब रहते हैं? भाई लोकसभा में इनको चुन के भेजा गया लोकसभा में बैठने के लिए, ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि कहां ईरान तुरान में बात कर रहे हैं, यूक्रेन में बात कर रहे हैं, कौन सा युद्ध रुकवा रहे हैं? अभी मान लीजिए गए, लेकिन ये गायब कहां रहते हैं? मैं दोनों चीजों पे, खास करके स्पीकर का गायब रहना और बाकी नेताओं का भी गायब रहना, और खास करके अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो बाकी बीजेपी के लोग भी ऐसे। आज बहुत दिनों बाद अमित शाह दिखाई पड़े हैं जब निर्मला सीतारमण बोल रही थी। तो इस पे सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। अब देखिए, सदन में प्रधानमंत्री जी आते हैं नहीं आते हैं तो उनको आने के लिए तो कोई मजबूर नहीं कर सकता सिवाय लोकसभा अध्यक्ष। यह स्वघोषित स्व आरोपित एक तरह का अनुशासन। अगर आपकी प्राथमिकताओं में यह है, संसदीय मर्यादाओं में आप विश्वास रखते हैं, संसदीय व्यवस्थाओं में आपकी आस्था है, तो निश्चित रूप से जब संसदीय कार्रवाई चल रही होती है तब आपको नेता सदन होने के नाते लोकसभा में उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा जब गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही हो और आपको जवाब भी देना हो तब भी होना चाहिए। और अतीत के तमाम प्रधानमंत्री, लगभग सभी प्रधानमंत्री मौजूद रहते रहे हैं। यहाँ तक कि उम्र दराज होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी भी बैठते थे, मनमोहन सिंह भी बैठते थे। अगर बजट पे चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, या कोई ऐसा बड़ा विषय अचानक विषय चर्चा होने जरूरी हुई है, तब प्रधानमंत्री बैठते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री की उपस्थिति ही नहीं, अगर आप पूरे संसदीय प्रक्रिया पर विचार कीजिए तो संसद के बैठने की अवधि ही कितनी कम कर दी है। पहली संसद अगर आप याद कीजिए तो 126 या 125 दिन लगभग प्रतिवर्ष बैठी, और 16वीं और 17वीं अगर आप संसद को याद कीजिए तो 50 और 55 के बीच है प्रतिवर्ष, या एवरेज है। तो अगर संसद के सत्र को आहूत करने में ही अगर सरकार की रुचि नहीं होगी तो यह इंगित करता है कि संवैधानिक पदों पे सरकार में बैठे हुए लोग संसद की गतिविधियों में शामिल होने के प्रति कितना उत्साह रखते हैं। अगर आप संसद के प्रति अपनी जवाबदेही को महसूस करेंगे, संसद के संचालन को आवश्यक मानेंगे, विमर्श को महत्व देंगे, तो संसद के सत्र आहूत करेंगे, और जब संसद के सत्र आहूत करेंगे उससे ही रक्षित हो जाएगा कि आप संसद में बैठना भी चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो तो अधिवेशन ही इसके बहुत कम कर दिए गए, और ये चिंता का विषय होना चाहिए सबके लिए। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा बहुत बड़े बड़े दावे करती रही है, उसे सबसे कम सत्र बुला है। और अगर प्रधानमंत्री जी के और पीछे के इतिहास पे आप जाइए तो गुजरात विधानसभा के सत्रों के दौरान उनकी उपस्थिति क्या आपने देख लीजिए, कितना बैठे हैं वो, कब कब उन्होंने किस चर्चा में भाग लिया, कितने प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। आप संसदीय प्रक्रिया को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि पहले सप्ताह में एक दिन प्रधानमंत्री के नाम निर्धारित होता रहा है कि सभी प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे। यह तो पिछले 16वीं संसद में, 17वीं संसद में तो किसी ने देखा नहीं। मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए हम लोगों ने देखा है, बिहारी वाजपेयी को भी जवाब देते हुए देखा है, नरसिम्हा राव को भी जवाब देते हुए देखा है, इंदिरा गांधी के लिए हम लोगों ने पुरानी आर्काइव्स में देखी है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने कभी इस तरह की रुचि दिखाई नहीं, और जब उन्होंने कभी बोला भी, जैसे पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही थी, आप याद कीजिए किस तरह के जवाब थे, या मणिपुर के मुद्दे को लेकर के जब चर्चा हो रही थी संसद में कि प्रधानमंत्री जी की मुख्य मुद्रा क्या थी, कितनी गंभीरता से उन्होंने पूरे विषय को लिया था। आप जब संसद में आपका बोलना बहुत कुछ आपके पूरे राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर निश्चित होता है। अगर आप विपक्ष को महत्व देंगे, असहमति को महत्व देंगे, विमर्श को महत्व देंगे, तो आप संसद में आएंगे, सदन में बैठेंगे, लोगों की बातों को आप सुनेंगे। अगर आपको केवल अपनी ही बात करनी है, विमर्श आपके जीवन में नहीं है, आप उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते, असहमति के अनुसार आप कुछ संशोधन, आलोचना के अनुसार कोई संशोधन नहीं करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी रुचि नहीं होगी। तो और कोई विमर्श नहीं कर सकता संसदीय प्रक्रियाओं में। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है कि आप आइए। लोकसभा अध्यक्ष क्या स्थिति है, किस तरह के आरोप उनके ऊपर, खुद के उन पर उनके आरोप लग रहे हैं, ये आपके सामने है।
आप अगर आप बात करेंगे कि अब जब सही आपने कहा कि प्रधानमंत्री जब नहीं आएंगे तो बाकी नेताओं की बात ही छोड़ दीजिए, कौन आएगा आज। और ये लगातार ये लोग गायब रहते रहे हैं। आज जो अनुराग ठाकुर का जो वक्तव्य है वो तो सवाल ये है ना कि मतलब यह बताता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप विपक्षी नेताओं और खासतौर से विपक्ष के नेता के द्वारा जो उठाए गए सवाल हैं उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए आप उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी पे हमले कर रहे हैं। सर देखिए, यह विपक्ष के मुंह से तो बात अच्छी लगती है, लोग सुनना भी चाहते हैं, सरकार से लोग ये सब नहीं सुनना चाहते। हो सकता है शशि थरूर ने अपने उपन्यास के बारे में क्या लिखा है, कांग्रेस की आलोचना की हो, पहले प्रधानमंत्री की आलोचना की हो, मैं उस उपन्यास को पढ़ा नहीं हो तो मैं नहीं कर सकता। वैसे भी शशि थरूर को पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, इतनी गजब की अंग्रेजी लिखते हैं कि कितनी बार आदमी डिक्शनरी खोलेगा। तो मैंने कोई किताब उनकी नहीं पढ़ी, ना मेरा उत्साह भी कभी नहीं रहा। बहुत सारे लोगों की पढ़ी लेकिन नहीं पढ़ा मैं। तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन जिन उदाहरणों का अनुराग ठाकुर कर रहे थे, यह सत्ता पक्ष के किसी नेता को शोभा नहीं देता। सत्ता पक्ष के नेता की जिम्मेदारी यह बनती है कि विपक्ष ने जो सवाल पैदा किए हैं कि सरकार मध्यम वर्गीय वर्ग की उपेक्षा कर रही है, सरकार बेरोजगारी पर झुंझुना पकड़ा रही है, सरकार किसानों की बात नहीं कर रही है, सरकार अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रही है, सरकार केवल 2 बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। इन प्रश्नों का जवाब देना है। सरकार 20 लोगों से हलवा बनवा रही है और 2% लोगों में बांट रही है, इस प्रश्न का जवाब देना आपको यह बताना नहीं है कि कमल का नाम राजीव भी है। सबको पता है, जो भी पर्यायवाची शब्दों को याद रखते हैं, हम लोग भी याद रखे हुए, हमको ही पता है, सबको पता है। ये कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं और इन विषयों से आप विषयांतर नहीं कर सकते। लोगों सवाल जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने या अभिषेक बनर्जी ने या अखिलेश यादव ने या महुआ मोइत्रा ने, उन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, आप किस बात के लिए खड़े हुए हैं कि मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा, तब कहिए कि मैंने जो विपक्ष के नेता ने, मैं इसलिए समर्थन में कर रहा हूं कि विपक्ष के नेता ने जो सवाल पैदा किए हैं वो बेबुनियाद है, आधारहीन है, मनगढ़ंत है, गुमराह करने लायक है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। ये बात कीजिए आप ना। आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की जाति क्या है, आप जाति प्रमाण पत्र बांटने वाली संस्था है आप, क्या मतलब है इसका? क्या मैं 2004 से राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं, इस लोकसभा सचिवालय से पूछा ही होगा जब नामांकन पत्र दाखिल करने गए होंगे, तब पूछा गया होगा। आप इन विषयों की चर्चा करके जातीय जनगणना जैसे गंभीर विषय को आप कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि यह उन लोगों के विषय में और गंभीर ये बात होगी जो इस विषय की गंभीरता को समझते हैं। जातीय जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आप इस विषय को टालना चाहते हैं। राहुल गांधी नो तो जो कुछ भी है, जिस किसी जाति बिरादरी के हो, जिस जाति मजहब धर्म को मानने वाले हो, वो तो रामचरित के यहाँ जाके बैठा है। अभी बैठ के दिखा दीजिए। न केवल उसके यहाँ बैठ के आए, उसका घंटा 2 घंटा बैठे, उसके समस्याओं के समाधान करने की कोशिश की, उससे एक संवाद कायम करने का प्रयास किया। अभी कीजिए उस काम को, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन अब आप जब जाते, आपने तो कार्यक्रम शुरू किया था कि आदिवासियों के यहाँ, दलितों के जाके भोजन करेंगे। क्या किस तरह की खबरें आपके पास आई कि अपना खाना बना के ले जाते हैं, अपना बर्तन लेके जाते हैं, पैक्ड पानी लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खबरें आई। किसी खंडन आपने नहीं किया। आपका आईटी सेल भी उसका खंडन नहीं कर पाया कि साहब गलत बातें हैं। रामचरित की दुकान पर तो लोगों ने खुले आसमान के नीचे राहुल गांधी को बैठे हुए देखा, उसी के साथ एक शीतल पेयजल ला करके एक साथ बैठ के लोगों ने पीते हुए देखा, उससे चप्पल की सिलाई करते सीखते हुए उन लोगों ने देखा, खुले आसमान के नीचे देखा। इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं, कुछ टूटी हुई चप्पल भी राहुल गांधी अपने साथ ले गए थे कि साहब इसी को मुझे सिलना है, और घर सिल करके ले गए हो या किसी सिलवा के ले गए हो। सवाल इस बात का है कि जिस तरह के सवाल और जिस तरह से राजनीतिक प्रतिमान राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं, उनका जवाब आपके पास नहीं। जनता के बीच में जाने, जनता के सवालों से जुड़ने, जनता से संवेदना स्थापित करने की जो पहल राहुल गांधी ने की, सत्तारूढ़ दल के पास इसका कोई काट नहीं है। चिंता इस बात की है। और जो अगर आप अनुराग ठाकुर साहब जो बात कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और उनकी बात सुनकर के कोई उसको गंभीरता से लेगा भी नहीं।
आप सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक राज्य से चुन करके आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के आप पुत्र हैं। आपसे लोग ये जानना चाहते हैं कि जितने विपक्ष के लोगों ने बातें कही हैं उनमें कितना तत्व है, कितना आरोप है और कितना मनगढ़ंत बातें हैं। अगर आप इस बजट का समर्थन कर रहे हैं तो कारण कौन से है, ये आपको बताना जी जी। एक अंतिम बात मैं आपसे कर लूं, जो आप अभिषेक जिससे आपने पूछा भी था, हम कि पत्रकारों वाला विषय, ये बहुत गंभीर विषय है। ये राहुल गांधी का केवल अकेला विषय नहीं है। संसद में जो भी व्यवस्था होती है, कौन कहाँ आएगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन किससे पूछ के आएगा, किसको किधर जाना होगा, किसको कहाँ आना होगा, ये सब लोकसभा सचिवालय या संसद का की व्यवस्था होती है। सभापति राज्यसभा या लोकसभा का अध्यक्ष अगर अगर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया और वहां कहा गया कि पत्रकार यहाँ रहेंगे, तो यह उतनी ही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी थी। या तो भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था से सहमत है कि जो व्यवस्था कर दी गई हम उसके साथ खड़े हैं, पत्रकारों को इससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, और अगर वो असहमत है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करती कि जो व्यवस्था की गई है यह उचित है या अनुचित है, इसको और छोटा कर देना चाहिए, बड़ा कमरा दे दिया गया है, इसको और छोटा कर दीजिए आप, यहाँ 20 कुर्सियां हैं, वहां केवल 3 कुर्सी होनी चाहिए। ये सवाल इस बात का है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी बनती थी कि या तो की गई व्यवस्था से सहमत है, या अगर उससे असहमत है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष से, सभापति राज्यसभा से उसको भी खुद बात करनी चाहिए, इन पत्रकारों से आपको मिलनी चाहिए। लेकिन कोरोना के नाम पर जो पत्रकारों के को प्रतिबंध लगाए गए वो आज भी जारी। पुराने संसद भवन में केंद्रीय भवन में जाने की, सेंट्रल हॉल में जाने की जो वरिष्ठ पत्रकारों को सुविधा थी वो आज भी बहाल नहीं की गई। नए भवन में पत्रकारों के लिए एक कक्ष नहीं आवंटित किया गया, जबकि 3 कक्ष पुराने भवन में थे। सवाल इस बात, और आप ये अनायास नहीं कर रहे हैं। अगर आप सूचनाओं के प्रवाह को निर्बाध नहीं रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था नहीं रखेंगे। जी।